हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो इसी चैप्टर के आ चुके हैं जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उसका जो लिंक है वो मैंने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से भी डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं, पार्ट 1 को और 2 को। तो जो पार्ट 3 है वो आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बास्तील मूवमेंट हुआ और फ्रांस के लोगों ने बास्तील जो किला था, बास्तील नाम का जो किला था राजा का, उसकी जेल को तोड़ा। और आफ्टर दैट हम लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन उस पर डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फ्रांस में लोगों के सामने समस्याएं थीं, सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रही थी, और इसी के बीच में राजा ने टैक्सेस को बढ़ाने का डिसीज़न ले लिया। तो उसके साथ हम लोगों ने देखा फ्रांस के समाज में बहुत से परिवर्तन आ रहे थे। बहुत से ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने फ्रांस की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बहुत से मूवमेंट चला रखे, लिबर्टी को लाने के लिए। अब हम लोग देखेंगे ये जो आउटब्रेक हुआ था, जो रिवॉल्यूशन हुई थी 14 जुलाई 1789 की, ये कैसे स्टार्ट हुई, वो मूवमेंट स्टार्ट होने के पीछे का जो रीज़न था वो एग्जैक्ट रीज़न इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीज़न यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। जैसा कि आपको पहले के सेक्शन में बताया जा चुका है कि लुई 16 ने क्यों टैक्स बढ़ाना चाहता था, उसका जो रीज़न है वो आप लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? क्या आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या उसने ऐसा किया? मतलब उसने तो अभी जो हम लोगों ने देखा था उसमें तो उसने सिर्फ सोचा था कि वो टैक्सेस को बढ़ा देगा, बट वो कैसे बढ़ाएगा इसके बारे में क्या उसने सोचा था, क्या सोचा उसने कि वो बढ़ा पाया या नहीं बढ़ा पाया? तो इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। फ्रांस में जो ओल्ड रिजाइम था, ओल्ड रिजाइम का मतलब जैसा कि मैंने आपको आई थिंक सेकेंड वीडियो में बताया था कि फ्रांस सोसाइटी बिफोर द 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति के शुरू होने से जो पहले का समाज था उसे ओल्ड रिजाइम कहते हैं। तो अभी तो हम लोग पुरानी घटनाएं पढ़ रहे हैं, 1789 के पहले की घटना पढ़ रहे हैं, तो ये ओल्ड रिजाइम में आएगा। तो फ्रांस के ओल्ड रिजाइम में क्या था कि जो मोनार्क था, जो राजा होता था, वो उसके पास ये पावर नहीं थी कि वो अकेले अपनी इच्छा से टैक्सेस को बढ़ा दे। तो रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस। और टैक्सेस को बढ़ाने के लिए राजा को एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, और वो मीटिंग होती थी स्टेट्स ऑफ जर्नल की। जितने भी स्टेट थे, 3 स्टेट थे, उन सब के लोगों को उसे बुलाना पड़ता था और तब जाके मीटिंग होती थी। तो द स्टेट जर्नल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि स्टेट जर्नल क्या था। तो स्टेट जर्नल एक राजनीतिक संस्था थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि हिस्सा लेते थे। हाउएवर the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। राजा सिर्फ अकेले यही डिसीजन ले सकता था कि मीटिंग कब बुलानी है। मतलब मीटिंग लेने का डिसीजन राजा का होता था, लेकिन राजा अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। तो द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। अब क्या है कि जो 1789 के पहले जो मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी, और 1614 के बाद से 1789 तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अब राजा ने डिसाइड किया कि वो मीटिंग लेगा। ऑन 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट्स जर्नल की मीटिंग को बुलाया, प्रपोजल रखा, और उसमें उसने प्रपोजल रखा न्यू टैक्सेस का। अ रिप्लेसडेंट हॉल इन वर्सेसाइल वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। ये जो रिस्प्लेंडेंट हॉल था वर्सेसाइल का, उसको तैयार किया गया इस मीटिंग के लिए। ये जो डेलीगेट्स थे इनकी होस्टिंग के लिए वर्सेसाइल का जो हॉल था, जिसका नाम था रिस्प्लेटमेंट हॉल वर्सेसाइल में, ये वर्सेसाइल में था, इसको प्रिपेयर किया गया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ने दोनों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे अपनी तरफ से, और जो थर्ड स्टेट था उसने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे।
क्योंकि जैसा आपको पहले वाले में मैंने बताया था कि 600 में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जनसंख्या ज़्यादा थी, तो थर्ड स्टेट के 600 लोगों ने हिस्सा लिया। और क्या था कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग थे उनको देखिए, उनको बैठाया गया, बाकायदा उनको सीट मिली और एक रो में बैठाया गया। बल्कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया, इन्हीं पंक्तियों में पीछे की तरफ थर्ड स्टेट के लोगों को खड़ा कर दिया गया और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को सीट मिली और वो आराम से सीट पे बैठे हुए थे। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों ने थर्ड स्टेट के जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड और जो प्रॉस्परस मेंबर थे, द थर्ड स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस और पढ़े लिखे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में स्टेट जर्नल की मीटिंग में भेजा। अब पीजेंट, आर्टिशियन एंड वुमेन वर डिनाई एंट्री टू द असेंबली। जो किसान थे, जो कलाकार थे और जो महिलाएं थीं, उनको इस असेंबली में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। हावेवर देयर ग्राइवेंसेज एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। जबकि जो ग्राइवेंसेस थे और जो डिमांड्स थी थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो कम से कम 40,000 लेटर्स में इन लोगों की डिमांड्स के साथ में मीटिंग में आए। Voting the state journal in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. अब जो वोटिंग होती थी स्टेट जर्नल की वो इस हिसाब से होती थी कि हर स्टेट के पास एक वोट था, 3 स्टेट थे तो 3 वोट थे। तो ये तरीका था आपकी जो मीटिंग होती थी उसमें जो वोटिंग का सिस्टम था वो क्या था कि हर एक स्टेट को एक वोट दिया जाता था। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस बार भी लुइस 16 ने सेम वही परंपरा जारी रखी। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी काउंटेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने ये मांग की कि इस बार हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दिया जाए। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत थे, जैसे कि रूसो हैं, जो दार्शनिक थे रूसो, जिनकी किताब हम लोगों ने इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ी थी कि उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक लिखी जिसमें बताया कि जो सरकार है वो लोगों के बीच में और प्रतिनिधियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो उसके आधार पर थर्ड स्टेट के लोगों ने ये मांग की कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। और जब राजा ने मना कर दिया, उनके इस प्रपोजल को नहीं माना, तब जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो असेंबली छोड़ के विरोध के लिए चले गए, प्रोटेस्ट करने के लिए चले गए। The representative of the third state waived themselves as a spokesman for the whole French nation. अब जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको ऐसा देखा गया कि वो पूरे फ्रेंच नेशन के लिए एक तरीके से स्पोकमैन थे। उन लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेसाइल। और 20 जून को ये जो थर्ड स्टेट के जो लोग असेंबली छोड़ के आ गए थे उन लोगों ने क्या किया, जो टेनिस का इंडोर टेनिस कोर्ट का ग्राउंड था वर्सेसाइल में, वहाँ पे एक इकट्ठा हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। और उन लोगों ने खुद अपने आप एक नेशनल असेंबली बनाई। and showed not to disperse till they had drafted a constitution for France that could limit the powers of the monarch। और उन लोगों ने ये निर्णय किया कि जब तक वो लोग संविधान नहीं बना लेंगे तब तक वो लोग इस हॉल से नहीं जाएंगे और वो जो मोनार्क जो राजा की शक्तियां हैं उसको सीमित कर देंगे, मतलब मोनार्की की जो पावर है उसको लिमिट में कर देंगे और एक ऐसा संविधान बनाएंगे तब तक वो लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। दे वर लीड बाई मिराबियो एंड एबिसियाज। और इन लोगों का नेतृत्व किसने किया? मिराबियो एंड एबिसियाज नाम के दो लोग थे जिन्होंने इन पूरे स्टेट जर्नल के लोगों का प्रतिनिधित्व किया। मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। जो मिराबियो थे वो नोबल फैमिली के थे, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड
टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। लेकिन वो तब भी ये चाहते थे, एक नोबल फैमिली से होने के बावजूद भी जो मिरेवियो थे वो ये चाहते थे कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, जो सामंतों को जो छूटें मिली हुई हैं समाज में, उनको ख़त्म कर दिया जाए। ही ब्रॉट आउट a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। और जो मिरेवियो थे उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली भाषण दिए भीड़ के बीच में और लोगों को अवेयर किया कि ये जो प्रिविलेजेस का सिस्टम है उसे ख़त्म किया जाए। ये आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट की ओथ, इस पिक्चर में, इस चित्र में आप देख सकते हैं यही टेनिस कोर्ट है और यहाँ पे लोग ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, ठीक है। तो एबेसियाज ओरिजिनली अ प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। जो एबेसियाज थे ये एक वास्तविकता में देखें तो ये एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे, और इन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। और इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि थर्ड स्टेट क्या है, उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सेसाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उस समय जो नेशनल असेंबली थी वो बिजी थी क्या बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, उसका निर्माण करने में। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीटेड विथ टर्मोइल। और बाकी जो पूरा फ्रांस था इस समय वो टर्मोइल में था, बहुत दुख की स्थिति में था। अ सर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट। बहुत ज़्यादा जाड़े होने की वजह से जो फसलें थीं वो ख़राब हो गई थीं और अनाजों की कीमतें, ब्रेड की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थीं। ऑफन बैंकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्ड सप्लाईज। और इसी के साथ जो बेकर्स थे अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि उन्होंने सप्लाई देने से मना कर दिया। आफ्टर स्पेंडिंग हॉर्स ऑफ लॉन्ग क्विंसेस एट द बेकरी, crowds of angry women storm into a shops। अब देखिए कि बहुत लंबे समय दुकानों पे, बेकरी की दुकानों पे खड़े रहने के बाद भी जब लोगों को अनाज नहीं मिलता था, जो एंग्री वुमेन थी वो तोड़फोड़ करने लगती थी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स मूव इनटू द पेरिस। और इतनी कठिन परिस्थितियों के समय राजा ने क्या किया था, पेरिस शहर के अंदर अपनी सेनाएं भेज दी। और ऑन द 14 जुलाई की मॉर्निंग में, जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो राजाओं की सेना को देखकर ये जो भीड़ थी ये बहुत ज़्यादा और उसने उग्र रूप ले लिया और इन लोगों ने बेस्टाइल के किले को ध्वस्त कर दिया। तो अब आपको एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा कि किन स्थितियों में फ्रांस की जनता ने परेशान होकर राजा के सैनिकों के ऊपर अटैक किया, जिसको बास्तील मूवमेंट के नाम से जाना गया। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स who were on their way to destroy the ripe crops। अब पूरे देश के अंदर ये अफवाहें फैल गई। रूमर्स का मतलब अफवाह फैलना। पूरे देश के अंदर, फ्रांस के अंदर ये अफवाह फैल गई हर एक गांव में कि जो राजा है, लॉर्ड्स ऑफ मैनोर मतलब जो राजा का निवास है, जो राजा की हवेली है। मैनोर का मतलब क्या होता है, राजा का घर, जहाँ पे राजा रहता है। तो जहाँ राजा की जो हवेली है, राजा ने अपनी हवेली में हायर्ड कर रखा है बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, डाकुओं के पूरे समूहों को, गुटों को हायर कर रखा है। हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप। और ये लोग, ये रूमर फैली कि और ये जो डाकू हैं ये सबकी फसलों को ख़राब कर देंगे, सबकी फसलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कफ इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज होप्स। अब ये क्या था, डर की वजह से मतलब सारे किसानों के मन में एक डर बैठ गया कि कहीं राजा सारी फसलों को डिस्ट्रॉय ना करवा दे। इस वजह से बहुत से डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपने जो हथियार थे, जो होस थे, जो पिचफॉक एक सूखी घास को हटाने के लिए नुकीला डंडा होता है, उन सबको क्या किया, होस का मतलब होता है जो फावड़ा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हथियार थे उनसे फ्रांस के नागरिकों ने अटैक कर दिया। किसके ऊपर किया, चैटक्यू के ऊपर। ये राजा का प्लेस, राजा जहाँ रहता था, मतलब जो राजाओं के निवास होते हैं उसको बोलते थे चैटक्यू। तो यहाँ पे अपने इन हथियारों के साथ में फ्रांस के लोगों ने अटैक कर दिया राजा के महल के ऊपर। दे लूटेड, होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द
मेमोरियल ड्यूज। अब ये जो कॉमन जनता थी, इन्होंने जितना अनाज भरा था राजा के महलों में उन सबको लूट लिया, डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें लोगों का, जैसे राजा का जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनके जो रिकॉर्ड्स थे, अब जनता नाराज थी तो उसने सारे मेमोरियल ड्यूज के कागजों को जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स। बहुत बड़ी संख्या में नोबल्स अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। और कुछ तो इतना डर गए कि वो दूसरे देशों में माइग्रेट हो गए, दूसरे देशों की तरफ चले गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. अब लुइस 16 ने जब ये इतनी बड़ी क्रांति को फेस किया तो उसके बाद अंततः उसने ये डिसीजन लिया कि वो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद लुइस 16 ने फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, उसको एक्सेप्ट किया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। और 4 अगस्त 1789 को असेंबली में ये पास किया गया कि फ्यूडल सिस्टम ख़त्म होता है और जो टैक्सेस हैं वो सब हटाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जो क्लर्जी मेंबर्स थे उनके ऊपर भी ये दबाव डाला गया कि वो लोग भी अपने अपने प्रिविलेजेस को छोड़ दें। टिथेस वर एबोलाइज्ड। जो टिथेस टैक्स था जो चर्च लेती थी उसको भी, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, टिथेस वो टैक्स था जो चर्च को लोग देते थे, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेस्ड वर्थ एटलीस्ट 20 बिलियन लीवर। और अब ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें क्या किया गया, इसका परिणाम क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी अब उसकी जो संपत्ति थी वो 2 बिलियन लीवर। लीवर आपको पता है कि फ्रांस की करेंसी को लीवर बोलते थे। तो इस तरीके से फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई। फ्रांस की क्रांति इस वजह से हुई। एग्जैक्ट रीज़न ये जो बेटा आज का जो हमारा पार्ट था, पार्ट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से कौन कौन सी मेन घटनाएं थी जिसकी बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। अब स्टार्टिंग से हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। लुइस 16 ने टैक्सेस को बढ़ाने का डिसीजन लिया और ये डिसीज़न वो अकेले नहीं ले सकता था। फ्रांस का व्यवस्था ऐसी थी कि अगर राजा टैक्सेस को बढ़ाने का डिसीजन लेता है तो उसे स्टेट जर्नल की मीटिंग करनी पड़ेगी और स्टेट जर्नल की मीटिंग में तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600। पहले 2 स्टेट के लोगों के लिए राजा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की बैठने की और थर्ड स्टेट को उसने पीछे रो में पंक्तियों में खड़ा कर दिया। लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो इस बार बहुत पूरी अपने जोश में आए थे। उन्होंने बोला कि जब तक राजा उन्हें कुछ उनकी डिमांड्स को नहीं मानेगा तब तक वो मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। और जिसमें कम से कम 40,000 लेटर्स ये लोग लेके आए थे और इन लोगों ने डिमांड की कि 3 वोट नहीं होने चाहिए। फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट, थर्ड स्टेट का 1 वोट। ये व्यवस्था चल रही थी पहले से, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड की कि नहीं, इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। इसकी जगह पे जितने लोग हैं, अब 300 फर्स्ट स्टेट, सेकंड से 300 और 600, तो कितने हो गए पूरे आप जोड़ेंगे 1200 लोग हो गए। तो 1200 वोट होने चाहिए, लेकिन राजा ने मना कर दिया, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग मीटिंग से चले गए। और उसके बाद उन्होंने टेनिस हॉल में, वर्सेसाइल के टेनिस जो कोर्ट था उसमें इन लोगों ने अपनी एक असेंबली बनाई और वहाँ पे फ्रांस के संविधान को बनाने का काम स्टार्ट किया। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और रूसों की जो फिलॉसफी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली, इसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने काम किया। तो यहाँ पे आपने देखा उसके बाद एबे सियाज और मिराबियो ने इन लोगों का नेतृत्व किया। और देन आपने देखा फाइनली किस स्थिति में, जब राजा ने अपने जब लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग बहुत लंबी लाइनें लगाए थे दुकानों पे, तब भी उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में जब राजा ने सैनिकों को भेजा, ट्रूप्स को भेजा पेरिस में, तब लोग डर गए और लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो राजा हम लोगों को मरवा दे, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। तो इस डर में लोगों ने राजा के ऊपर अटैक किया और मल्टीपल ऑफिशियल बिल्डिंग्स को लूटा। तो यहाँ पे आपने देखा देन फाइनली जब लुइस 16 बहुत डर गया कि नहीं अब जनता मानेगी नहीं, तब जाके लुइस 16 ने फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया 4 अगस्त 1789 को। और उसके बाद उसने फ्यूडल सिस्टम को कम किया
किया, ख़त्म किया, क्लर्जीज़ के प्रिविलेजेस को ख़त्म किया और टिथेस जो टैक्सेस थे उनको ख़त्म किया। और इसके परिणाम स्वरूप जो गवर्नमेंट थी अब उसकी संपत्ति जो है वो लगभग कम से कम 2 बिलियन लीवर की हो सकती थी, मतलब वो रख सकता था, इससे ज़्यादा की नहीं। तो आई थिंक आपको ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया होगा और इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको मैंने इससे पहले वाली स्टेट जर्नल क्या थे, स्टेट जर्नल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट जर्नल्स, और कितने मेंबर्स ने हिस्सा लिया, तो ये सब पूरा आप इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोज़ लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।